अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम सेल्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा। क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और करंट इन द सर्किट, तीन चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। यहाँ पे केस को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए जितने भी सेल हम यूज कर रहे हैं सबके सब क्या है? आइडेंटिकल सेल है। कैसे सेल है? अरे आइडेंटिकल का मतलब क्या है? एक ही जैसे हैं सारे के सारे, है ना। हर एक सेल का ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस? स्मॉल आर। समझ में आया? अब ये सेल हमने क्या किया, इन सेल्स को हमने सीरीज में लगा रखा। अभी तीन ही दिखाए लेकिन सपोज करो ये ऐसे एन सेल्स कनेक्टेड है। कितने सेल कनेक्टेड हैं? एन सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इन सेल से जो टोटल करंट फ्लो होगा सर्किट में वो मान लेते हैं आई, और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमने इन सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है। हर एक सेल सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में आपको याद होगा सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हर एक सेल का जो वोल्टेज है वो है ई ई ई। तो टोटल अगर मैं पूछूँ कि भी टोटल वोल्टेज कितना है तो वो ई प्लस ई प्लस ई कितनी बार करना पड़ेगा? एन सेल्स के लिए एन टाइम्स करना पड़ेगा। तो जो टोटल ईएमएफ आएगा, ई इक्विवेलेंट लिख देते हैं उसको, वो एन इंटू ई के बराबर आएगा। सिंपल सी बात है, सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज ऐड होगा, है ना। तो ये आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स क्या होगा? हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। और सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सबको ऐड कर लो सीधा। ऐड करोगे तो क्या आएगा? N इंटू स्मॉल आर आएगा। अगर मैं पूछूँ इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है तो ये भी ऐड होगा इसमें, है ना। तो टोटल कितना हुआ? R इक्विवेलेंट लिख देते हैं इसको, ये होगा R प्लस एन आर। समझ में आया क्या? तीनों चीज समझ में आ गई। टोटल ईएमएफ कितना होगा? एन ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? एन आर। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा? आर प्लस एन आर। ठीक है। सर्किट में करंट कितना होगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ यानी एन ई अपॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी आर प्लस एन आर। ईएमएफ के टर्म्स में जब भी लिखा जाएगा तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये टोटल ईएमएफ हो गया। अब इसमें दो सिचुएशंस अपन स्टडी करेंगे, दो कंडीशंस में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कि जो ये जितने भी सेल कनेक्टेड हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस सबका मिला के कैपिटल आर से ज़्यादा आ रहा हो, है ना। यानी कि कैपिटल आर से कौन ज़्यादा हो? एन आर ज़्यादा हो। और बहुत ज़्यादा हो ऐसा माना है अपन ने, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंस अपन ज़्यादा मान के चल रहे हैं। छोटा मोटा डिफरेंस होगा तब तो ये आंसर होगा, ये इक्वेशन लगानी। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा है, स्मॉल आर कैपिटल आर एन आर से बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अरे बताओ, आई इक्वल्स टू क्या होगा? अरे बोलो जी, एन आर क्या होगा? अगर ज़्यादा होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा? आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर बना, यानी कि आई इक्वल्स टू क्या आ गया? ई बाई आर आ गया। समझ में आया क्या? सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है बताओ? उल्टा भी तो हो सकता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो उस कंडीशन में ये करना पड़ेगा कि एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। एन आर को नेग्लेक्ट करोगे तो करंट कितना आएगा? एन ई अपॉन कैपिटल आर आएगा, है ना। कौन सी कंडीशन में हमको फायदा हुआ? पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में? सीरीज में सेल्स को लगाया, कौन सी कंडीशन में हमको फायदा हुआ बताओ? कौन सी कंडीशन में? सर दूसरी कंडीशन में एन मल्टीप्लाई में आ रहा है, जितने ज़्यादा सेल लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा, इसमें फ़ायदा है। तो बिल्कुल सही है, ऐसे आप याद रख सकते हो। लॉजिक क्या है कि क्यों बीच में ज़्यादा फायदा है? सपोज करो मैं एक ही सेल लगा रहा हूँ सर्किट में, इन सबको हटा के एक सेल लगा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये जितने भी सेल हैं इनको हटा के मैंने एक ही सेल लगाया ई ईएमएफ का, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। सर्किट का रेजिस्टेंस वही कैपिटल आर कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत? अब सर्किट में करंट कितना मिलेगा वो मुझे फाइंड करना है। पहली कंडीशन मैंने क्या ली थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो। एक ही सेल के लिए देख रहा हूँ लेकिन अब मैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो, करंट कितना होगा सर्किट में? आई इक्वल्स टू ई बाई, मैंने किसको ज़्यादा मान रखा है? इसको, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर दो तो ई बाई आर। आया समझ में? अगर मैं एन सेल को सीरीज में लगाता हूँ और इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में, तब मुझे करंट कितना मिलता है, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। और अगर मैं एक सेल लगाता हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब भी मुझे करंट कितना मिलता है, ई बाई आर। तो कोई फ़ायदा हुआ क्या? एक सेल लगाऊं या मैं 50 सेल लगा दूं सीरीज में जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक्सटर्नल की कंपैरिजन में, तो मुझे तो बराबर ही करंट मिलेगा। तो इतने सेल लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं है। बात समझ में आई क्या? आपने इतने सारे सेल लगा दिए, 50 सेल सीरीज में लगाए, करंट मिला आई इक्वल्स टू ई बाई आर, और वही करंट एक सेल से मिल रहा है, तो कोई बेनिफिट है क्या? फालतू का खर्चा हो गया ना। तो ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। दूसरे कंडीशन में देखो, हो सकता है कैपिटल आर बड़ा हो, है ना, एन आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सबका मिला के बहुत कम हो। ये अगर बहुत छोटा होगा तो करंट कितना मिलेगा, आई इक्वल्स टू ई बाई कैपिटल आर करोगे ना, इस बार कैपिटल आर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा माना है अपन ने, तो करंट मिला एक सेल से कितना मिला, आई इक्वल्स टू ई बाई आर, और एन सेल से कितना मिला, एन ई बाई आर। तो फायदा हुआ ना, अरे मजा आ गया ना। जितने ज़्यादा सेल आप सीरीज में लगाओगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। कब? जब सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंडीशन ये याद रखनी है कि सीरीज में हमको ज़्यादा फायदा कब होता है, जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हाँ, ये है याद रखने वाली चीज़। अरे याद रखने वाली चीज़ कौन सी है? इन दोनों का कंपैरिजन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पे कौन सी सिचुएशन में सेल्स को सीरीज में तो लगा दिया, लेकिन अभी भी आपको ज़्यादा करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ये है लॉजिक, ये याद रखना है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है, अरे कौन सा, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो ये जो सेल्स है इनको कैसे लगाना है, इस बार पैरेलल में लगाना है, ठीक है। ये देखो दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये लगा दिए हमने एन सेल्स पैरेलल में। कितने सेल लगाए हैं, एन सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, सबका ईएमएफ बराबर मान लो। ये इक्वल मान के स्टडी कर रहे हैं, एक बार अपन क्या कर रहे हैं, एक मेन पॉइंट स्टडी कर रहे हैं अभी कि सीरीज में और पैरेलल में कौन सी कंडीशन में ज़्यादा करंट मिलता है जब सेल्स को कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ से टोटल करंट इन सेल से जो मिलेगा वो है आई, इधर से कुछ करंट आएगा, इधर से कुछ करंट आएगा, इधर से कुछ करंट आएगा, सब ऐड होके कितना बना, आई करंट बना जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इन सब सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो हर एक सेल देखो ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में पहला सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ई, इसका ईएमएफ ई है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से होगा ई, दूसरे की वजह से भी ई होगा, तीसरे की वजह से भी ई होगा, तो टोटल मिला के भी क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा। ऐड नहीं हो रहा है इस बार। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। हर एक का जो करंट है वो मतलब जो भी जा रहा होगा ना, I1 I2 I3 वो सब ऐड होके आई बना, लेकिन वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम आना है। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा इन सब का मिला के, एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपने इक्वल ईएमएफ के सेल्स को लगा दिया, 10-10 वोल्ट के आपने 50 सेल सीरीज पैरेलल में लगा दिए, इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। कितने भी लगा दो, इनफाइनाइट सेल लगा दो पैरेलल में, सबका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेम ही रहेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, अरे बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तो 1/R 1/R ऐसे करना है सबको और ऐड करना है, तो 1/r कितनी बार करना पड़ेगा, हाँ एन टाइम्स करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एन सेल्स को लगाया, तो ये एन बाई स्मॉल आर आएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर बाई एन आएगा, तो ये आर बाई एन आ गया। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछे तो उसमें ये भी ऐड कर दो, तो आर बाई एन प्लस कैपिटल आर कर दिया, ठीक है। अब बताओ करंट कितना मिलेगा, तो आई इक्वल्स टू वापस वही फॉर्मूला, टोटल ई एम एफ ई और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर बाई एन। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन क्या है,
पहली कंडीशन ये है कि कैपिटल आर ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, आर बाई एन की कंपैरिजन में। अगर कैपिटल आर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट कितना मिलेगा, जो ज़्यादा है उसको रख लो, बाकी को दूसरे को नेग्लेक्ट कर दो, ई बाई आर मिलेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, आर बहुत ही छोटा है, आर क्या है, बहुत ही छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेग्लेक्ट कर दो इसको, आर बाई एन को रख लो, आर बाई एन को रखोगे तो आई इक्वल्स टू ई बाई स्मॉल आर अपॉन एन। आंसर क्या आया, एन ई अपॉन आर। नोट्स के अंदर क्या किया, डायरेक्टली इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये इस फॉर्मेट में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया। उसमें क्या है, एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको एन ई अपॉन आर प्लस एन आर प्लस स्मॉल आर लिख दिया। ठीक है ना, एक ही बात है। हाँ जी बताओ, कौन सी सिचुएशन में फ़ायदा हो रहा है, जिसमें एन मल्टीप्लाई में आएगा वो उस कंडीशन में फ़ायदा होगा। कैसे होगा वो भी समझ लो, उसी तरीके से इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं एक ही सेल लगाता कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट कितना मिलता, आई इक्वल्स टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन पहली कंडीशन को चेक करोगे तो अगर कैपिटल आर ज़्यादा होगा तो स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर दो, आई इक्वल्स टू ई बाई कैपिटल आर, ये करंट मिलेगा। और एन सेल को जब पैरेलल में लगाया तब भी इतना ही करंट मिला, तो मतलब पहली सिचुएशन में हमको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि एक सेल से जितना करंट मिलता है उतना ही करंट एन सेल से मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट कंडीशन में। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बहुत ज़्यादा है सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में। उल्टा है इस बार केस, सीरीज में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब आपको ज़्यादा करंट मिल रहा है, पैरेलल में क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कम करंट मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा क्या, चेक कर लो। तो कैपिटल आर अगर छोटा है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर छोटा है तो करंट क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू ई बाई स्मॉल आर। ये बड़ा है, ये छोटा मान लिया इस बार। तो एक सेल से करंट कितना मिला, आई इक्वल्स टू ई बाई स्मॉल आर। और एन सेल को जब पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिव करंट कितना मिला, एन ई अपॉन स्मॉल आर। एन टाइम्स ज़्यादा मिला क्या, समझ में आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। कौन सी कंडीशन है ये, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में कम हो। उल्टा है एकदम, सीरीज का याद कर लेना अच्छे से, फिर उसका उल्टा कर देना एकदम। सीरीज में क्या क्या पढ़ा था, सीरीज में सेल्स का टोटल ईएमएफ कितना मिलता है, एन टाइम्स ज़्यादा मिलता है, एन ई मिलेगा, है ना, जबकि पैरेलल में सिर्फ ई मिलेगा। पहली बात, सीरीज में जब सेल्स को कनेक्ट करते हो तो टोटल करंट तब ज़्यादा मिलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ज़्यादा होता है। पैरेलल में उल्टा कर दो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द सेल्स अगर ज़्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में, तब ज़्यादा आपको करंट मिलेगा। अरे आया क्या, एकदम पक्का। ठीक है, ये इस पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो ये आता है कि कब ज़्यादा करंट मिलता है, सिर्फ ये पूछेगा, कंपैरिजन जो भी किया ना अपन ने, ये वाला लास्ट वाला। इतना डिटेल में आपको करके नहीं बताना है, कोई पूछेगा भी नहीं, ये मैंने इसलिए बताया ताकि चीज़ समझ में आ जाए। याद क्या रखना है कि कब आपको ज़्यादा करंट मिलेगा, कब कम करंट मिलेगा, और कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको भी अपन सॉल्व कर पाए।